So let's start. Iodine is found naturally in compounds in many different oxidation states. Iodide ions react with acidified hydrogen peroxide to form iodine and water. This reaction mixture is shaken with cyclohexane to extract the iodine. Cyclohexane is immiscible with water. Part 1. Identify the role of hydrogen peroxide in its reaction with iodide ions in acidic condition. तो रोल क्या हो जाएगा? What will be the role? आयोडाइन आयंस का यहाँ रोल क्या है? सॉरी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रोल क्या है? नो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज आयोडाइन आयंस को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन बना है ना, लाइक सो रोल आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट विल बी एक्टिंग एज व्हाट? एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और फिर उसने आपसे आयनिक इक्वेशन बोली है. अब आयनिक इक्वेशन आप किस तरह लिखेंगे? फ्रॉम द डेटा दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. अब गौर से देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है. क्वेश्चन में आयोडाइड आयंस रिएक्ट करें विद एसिडिफाइड H2O2, तो आपके पास रिएक्टेंट्स आ गए. अब रिएक्टेंट्स क्या है आपके पास? रिएक्टेंट्स आर आयोडाइड आयंस, द हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन प्लस H+. डू ऑफ अंडरस्टैंड व्हाई आई एडेड H+ हुए है? वो उसने एसिडिफाइड बोले, तो ये सारे आपके रिएक्टेंट्स बन जाएंगे. ठीक है. अब प्रोडक्ट जो वो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? टू फॉर्म व्हाट? टू फॉर्म आयोडीन एंड वाटर. लाइक तो आप जो है वो प्रोडक्ट्स में क्या लिखेंगे? आप प्रोडक्ट्स में लिखेंगे आयोडीन एंड व्हाट? एंड वाटर. अब यहाँ देखो इसको बैलेंस किस तरह करना है. पहले आप इक्वेशन के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स लिखें ना. नाउ लेट्स बैलेंस देम इन अकॉर्डेंस विद जो ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड हमने किया हुआ है. तो बैलेंस करने के लिए आप, और कोई लंबी बैलेंसिंग नहीं करनी है आपने, 1 मार्क का पार्ट होता है तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आप उतना ही टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करें. तो ये देखो, एक मिनट यहाँ देखो, ऑफ यू ऑन द बोर्ड. हाउ विल यू अप्रोच बैलेंसिंग दिस इक्वेशन? सबसे पहले तो जो मेन एलिमेंट्स है ना उनको बैलेंस कर लो. आयोडीन बैलेंस नहीं है तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? आप यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ आयोडाइन लगा देंगे. लाइक अब ये देखो, एक मिनट यहाँ देखो यार, अगर मैं 2 मोल्स ऑफ आयोडाइन आयन से यहाँ पे जाता हूँ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट? 2 इलेक्ट्रॉन्स. जो ऑफ अंडरस्टैंड व्हाई 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट? बिकॉज 2I नेगेटिव था ना, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा और I2 आपके पास क्या नाम है? न्यूट्रल एलिमेंट आ जाएगा. सो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हो गए हैं. करेक्ट. H2O2 में ऑक्सीजन जो होता है दैट इज -1. डू ऑफ रिमेंबर दैट? ये -1 होता है. और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया? -2 हो गया. बट गौर से देखो, इधर देखिए ऑफ यू, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, नजर आ रहे हैं? तो मुझे कम से कम ऑक्सीजन भी 2 चाहिए होंगे ना. लाइक यहाँ पे मुझे 2 चाहिए होंगे. तो आई कैन पुट व्हाट? आई कैन पुट 2H2 ओवर हियर जस्ट टू मेक 2 ऑक्सीजन. मैं हाइड्रोजन को भी इग्नोर कर रहा हूँ. ठीक है ना. लाइक तो मैंने जब 2 ऑक्सीजन यहाँ कर दिए तो आई नो दैट इफ आई वांट टू गो फ्रॉम हेयर टू हेयर, अगर मैं 2 ऑक्सीजन से यहाँ जाऊंगा, आई वुड हैव गेट हाउ मेनी? 2 इलेक्ट्रॉन्स. वाई? गौर से देखो, लाइक हर O2 -1 है, हर O जो है वो -1 है, तो हमारे पास 2 है ना. तो अगर दोनों O's एक इलेक्ट्रॉन और ले लें तो दोनों O क्या हो जाएंगे? -2 हो जाएंगे. हमारे पास 2 ऑक्सीजन आ गए ना यहाँ पे. लाइक तो यहाँ पे टोटल जो इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं वो कितने? 2 इलेक्ट्रॉन है. डू यू सी दैट इलेक्ट्रॉन लॉस एंड इलेक्ट्रॉन गेन इज बैलेंस्ड? तो आपको कुछ मल्टीप्लाई करने की फिर जरूरत नहीं है. अब आपने सिर्फ क्या करना है? आपने देखा इक्वेशन में पहले एलिमेंट्स बैलेंस्ड हो, जब आप वो एलिमेंट्स बैलेंस कर लेंगे फिर आप देख लें इक्वेशन इलेक्ट्रॉनिकली बैलेंस है. अगर वो आ रही है आपने पूरी बैलेंस ही कर ली है. तो लेट मी शो यू हाउ दैट इज डन ओवर हियर. आपने पहले, मैं बताता हूँ मैंने पहले क्या किया, मैं इसको स्टेप वाइज दोबारा बता रहा हूँ. पहले हमने आयोडीन को बैलेंस किया, फिर हमने आयोडीन के जो जब आयोडाइन आयन से आयोडीन बना है उसमें इलेक्ट्रॉन लूज हुए वो हमने मार्क कर दिए. ठीक है. फिर हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया और फिर जो H2O2 में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट था वो -1 था, उससे जब वाटर बने तो ऑक्सीजन स्टेट -2 हो गया. तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए वो हमने यहाँ पे लिख दिए. देन वी सॉ कि इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन यहाँ पे क्या हो गया? बैलेंस हो गया. अब सिर्फ हमें क्या करना होगा? इधर देखिए आप, आयोडीन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है बैलेंस्ड, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है बैलेंस्ड, हाइड्रोजन सिर्फ रहेगी ना पूरी इक्वेशन में दोनों साइड्स पे. तो अब आप क्या करेंगे? आप हाइड्रोजन देखेंगे यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन है 4. कैन यू सी दैट? 2 × 2 4 हाइड्रोजन है आपके पास. यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है आपके पास? 2 है. तो यू विल रिक्वायर व्हाट? एन एडिशनल 2 हाइड्रोजन. तो हम यहाँ पे जो है एडिशनल क्या कर देंगे? 2 हाइड्रोजन आयन डाल देंगे. अब अगर आपने बैलेंसिंग सही की है ना तो आपकी इक्वेशन केमिकली और इलेक्ट्रॉनिकली बैलेंस होनी चाहिए. मैं सारी चीजें हटा देता हूँ ताकि जो है वो तुम सिर्फ फिर जो बैलेंस्ड इक्वेशन है सिर्फ वो कॉपी करो. मैं ये सब हटा देता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल, इट्स बिकॉज ऑफ द एसिड. तो ये तुम्हारे पास मैंने हटा दिया. नाउ लेट्स चेक द इक्वेशन बोथ इलेक्ट्रॉनिकली केमिकली. यहाँ देखिए ऑफ यू. सो 2 टाइम्स -1 -2, 2 टाइम्स +1 +2, दोनों न्यूट्रल हो गए. यहाँ पे तुम देख रहे हो न्यूट्रल है तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली बैलेंस होगी. केमिकली देखते हैं. 2 आयोडीन्स आपके पास टोटल 2 ऑक्सीजन, 2 टाइम्स 1 2 ऑक्सीजन, टोटल 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, and 2 4 हाइड्रोजन. बोथ केमिकली इलेक्ट्रॉनिकली आपकी इक्वेशन क्या आ गई है?
बैलेंस आ गया। दैट्स हाउ यू डू इट। आपको इतना टाइम लगा, मैं तो समझाने के लिए साथ डाल रहा हूँ ना। लाइक एग्जाम में आप बस पहले ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन बैलेंस करें, उसके बाद बाकी एलिमेंट्स बैलेंस करते हैं, यू विल बी एबल टू व्हाट गेट योर फाइनल आंसर। हाँ, इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बैलेंस करने से पहले ना जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हुए ना उनको बैलेंस कर लेना, सो दैट यू नो कि भाई इतने हमें चाहिए नंबर ऑफ आयोडीन या इतने हमें चाहिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ताकि उनका इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन आप पहले बैलेंस करके फिर आप बाकी एलिमेंट्स का बैलेंस करें। ठीक है। पार्ट 2, 15 cm क्यूब ऑफ हेक्सेन। या यहाँ देखो प्लीज, इब्राहिम नहीं करो बात प्लीज। बात 15 cm क्यूब ऑफ हेक्सेन, सॉरी हेक्सीन, या साइक्लोहेक्सेन था क्या, तो ऊपर लिखा था ना उसने साइक्लोहेक्सेन। 15 cm क्यूब ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज शेकन विद 20 cm क्यूब ऑफ एन aqueous solution containing iodine until no further change is seen. It is found that 0.39 grams of iodine is extracted into the cyclohexane. The partition coefficient of iodine between cyclohexane and water, which is Kpc, is 93.8. तो उसने आपको Kpc का वैल्यू दे दी है। Calculate the mass of iodine that remains in the aqueous layer and show your working. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, these are easy pickings for you. आपने सिर्फ Kpc की इक्वेशन अप्लाई करनी है और मास निकालना। अभी देखो यार एक मिनट, इक्वेशन क्या होती है Kpc की? Kpc is equal to concentration of iodine inward in the cyclohexane, जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन इनवर्ड इन द एक्वस लेयर। ये आपके पास इक्वेशन होती है ना। एग्जाम ने यहाँ पे आपको दोनों की कॉन्सेंट्रेशन देके केपीसी कैलकुलेट नहीं करवा रहा, केपीसी उसने आपको दी है। तो अभी तो देखिए यार केपीसी किस तरह आप सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को, आप यहाँ पे लिखेंगे 93.8 शुड बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन द ऑर्गेनिक सैंपल। वो जो ऑर्गेनिक है वो साइक्लोहेक्सेन है, वो किस तरह निकलेगी 0.39 which was the mass extracted divided by volume of cyclohexane which is 15. Do you understand what I have done over here in the numerator? अब डिनोमिनेटर में देखो तुमने क्या करना है। डिनोमिनेटर में आपके पास आप अज्यूम कर लें जो मास है एक्वस में वो x है, डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वो आप ले लें 20, लाइक वो आपको दी हुई है 20 वॉल्यूम दी हुई है। सो यू सॉल्व फॉर x, आपके पास मास आ जाएगा जो कि आपके पास आयोडीन का होगा इन दी एक्वस लेयर। कैन एनीबॉडी कैलकुलेट, लेट मी नो व्हाट द आंसर इज। So the answer turns out to be 5.54. 45 था 54 था 5.54 into 10 raised to power minus 3 grams. So ये तीन बच्चों ने क्या किया, तीनों का ये वाला वैल्यू है ना। Okay, next part. Suggest how the value of Kpc of iodine between hexane 2-on and water compares to the value given in part A2 and explain your answer. तो ये देखिए यार वो पूछ रहे हैं अगर हम जो है वो क्या नाम है साइक्लोहेक्सेन को रिप्लेस करके हेक्सेन 2-on डाल दें तो केपीसी की वैल्यू क्या होगी, लाइक विल इट बी द सेम, इंक्रीज, डिक्रीज, क्या होगा। तो देखिए यार कॉमन सेंस लगाओ कि आपके पास जो हेक्सेन 2-on है ना दैट इज पोलर, साइक्लोहेक्सेन वाज नॉन पोलर, तो आयोडीन जो है वो खुद भी नॉन पोलर है ना, तो आयोडीन साइक्लोहेक्सेन में ज्यादा डिसॉल्व करेगा, इसमें कम डिसॉल्व करेगा, और जब कम डिसॉल्व करेगा तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जो केपीसी की वैल्यू हो जाएगी वो क्या कर जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ केपीसी विल डिक्रीज, द वैल्यू ऑफ केपीसी, द वैल्यू ऑफ केपीसी decreases. Why? Because hexane 2-on is polar. Is what? Is polar. अगर वो पोलर है तो जाहिर सी बात आयोडीन उसमें कम जाएगा ना यार। अगर उसमें कम जाएगा तो जाहिर सी बात है ये कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाएगी आपके पास, और जब ये कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली केपीसी की वैल्यू भी क्या आएगी आपके पास, कम आएगी। अंडरस्टैंड? अगर ये ऐसा यहाँ पे होता ना, लाइक एग्जामिनर आपको यहाँ पे जो है वो पोलर दे देता, नॉन पोलर कोई चीज़ दे देता, फिर आप डिटर्मिन नहीं कर सकते थे, फिर वो आपको एक्चुअल वैल्यू चाहिए होती है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू। उसने जानबूझ के आपको एक, डू अंडरस्टैंड दिस इज पोलर, या आपके पास पोलर चीज़ बनेगी जब आप इसको देखेंगे ना तो आपके पास ओवरऑल डाइपोल कैंसिल नहीं करेंगे, दिस विल बी अ पोलर कंपाउंड बिकॉज इसमें पोलर बॉन्ड है ना, सीडल बॉन्ड हो यार, तो वो पोलर बॉन्ड को कोई डाइपोल कैंसिल ही नहीं कर रहा होगा, तो ओवरऑल पोलैरिटी भी आ जाएगी मॉलिक्यूल में। सिंस द ओवरऑल मॉलिक्यूल इज पोलर तो ऑब्वियसली पोलर चीज़ों को ये ज़्यादा डिसॉल्व करेगा। आयोडीन इज नॉट अ पोलर मॉलिक्यूल, आयोडीन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो ये इतना डिसॉल्व ही नहीं होगा उसमें, और ये जो 0.39 पहले साइक्लोहेक्सेन में जाता था ना ये उससे कम वैल्यू डिसॉल्व होगी, लाइक तो अगर कम वैल्यू डिसॉल्व होगी तो ओवरऑल जो है न्यूमरेटर कम हो जाएगा, जब न्यूमरेटर कम होगा तो ऑफ कोर्स आपकी जो केपीसी की वैल्यू होगी वो भी क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी। सो जस्ट रिमेंबर दैट केपीसी वैल्यू विल डिक्रीज, व्हाई, बिकॉज जो आप जो हेक्सेन 2-on ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं वो क्या है, वो एक पोलर सॉल्वेंट की एग्जांपल है। नेक्स्ट पार्ट, the group 1 iodides all form stable ionic lattices and are soluble in water. Define enthalpy change of solution, तो ये आपने AS में पढ़े, अभी ये चीज़ A2 में ऐड हो गई है लाइक, बट याद है enthalpy change of solution, definition याद है, energy change when 1 mole of a particular solute is dissolved in water to form
an infinitely dilute solution है या solution with infinite dilution. तो आप लिखेंगे एनर्जी चेंज. उसने यहाँ ये नहीं बोला स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज, तो आप प्लीज अपनी यहाँ पे लाइनें बचाएं. आप यहाँ लिखे अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. जब उसने स्टैंडर्ड डाला ही नहीं है वर्ड में तो आप क्यों लिख रहे हैं? आप ना लिखें भाई, समझ में आ गई. तो आप लिखेंगे एनर्जी चेंज when 1 mole of a solute is completely dissolved water to form an infinitely dilute solution. Dilute solution का मतलब. Part 2. Use the data in table 1.1 to calculate the enthalpy change of solution of potassium iodide. अब आपको डेटा दिया हुआ है, गौर से देखो डेटा क्या दिया हुआ है. What is this enthalpy change जो पहला वाला लिखा हुआ है? What is this? That is the lattice enthalpy. What about this one? Hydration of potassium iodide. What about this one? Hydration of iodide. तो तुम लोगों को याद है मैं एक छोटा सा साइकिल बनाया था ताकि तुम लोग रिकॉल भी कर लो वो. तो अगर मैं यहाँ पे लैटिस एनर्जी लिखता हूँ इक्वेशन, ये लैटिस एनर्जी की मैं इक्वेशन लिखता हूँ पोटेशियम आयोडाइड सॉलिड. तो इधर देखो यार, एक मिनट यहाँ देखो. अगर मैं इसको डिसॉल्व करूँगा ना, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निकालूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? पोटेशियम आयोडाइड एक्वस प्लस व्हाट? आयोडाइड एक्वस. करेक्ट. ये मेरे पास आ जाएगा लाइक. और ये जो चीज़ है ये हमने निकालनी है. दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट. इसकी भी वैल्यू मुझे दी हुई है एग्जामिनर ने, इसकी भी वैल्यू दी हुई है, दोनों वैल्यूज दी हुई है. और ये जो ऊपर वाली एरो इसकी भी वैल्यू दी हुई है. लाइक मैं साइकिल इससे बनाई ताकि तुम्हारा थोड़ा सा रिकॉल भी हो जाए, वहाँ तुम डायरेक्टली फॉर्मूला प्लग इन करके भी कर सकते हो, बिकॉज उसने बोला नहीं है कि यूज एज ए साइकिल. आप डायरेक्टली फॉर्मूले में प्लग इन कर सकते हैं. तो ये जो वैल्यू दी हुई है आपके पास लैटिस एनर्जी की, दैट इज -629. जो हाइड्रेशन दिया हुआ है पोटेशियम आयन का, दैट इज -322. और ये जो आपको आयोडाइड आयन का दिया हुआ है, दैट इज -293. एंड दिस इज द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन that you are supposed to calculate. तो हम प्लग इन कर देते हैं वैल्यू. एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली वैल्यूज प्लग कर रहा हूँ. तो आपको ये वाला अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो यू हैव टू गो ऑल द वे फ्रॉम हियर टू हियर. करेक्ट. तो मैं इस एरो को रिवर्स में ले लूंगा. सो दिस विल बिकम +629 और जो बाकी दो एरोज हैं उनको सीधा लेता हूँ +-322 +-293. Can anybody calculate and tell me what the value is? कितना है? It's a positive value. So +14 kilojoules per mole. Formula is this now, that solution will be equal to what? Hydration minus the lattice energy. Like तो फॉर्मूला ये यूज कर लो. तो उन्होंने किया हुआ ये फॉर्मूला. मैं सिर्फ साइकिल इसलिए बनाई है ताकि तुम लोग को थोड़ा सा साइकिल भी रिकॉल हो जाए. एग्जैक्टली हाउ वी कंस्ट्रक्ट. उसने यहाँ बोला नहीं है यूज ऐसे साइकिल, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली फॉर्मूले में डालें, वैल्यूज डालें, आप निकाल लें. लाइक इवन दैट विल बी परफेक्टली फाइन. Part 3. Suggest +14 kilojoules per mole. Part 3 suggests the trend in the magnitude of the lattice energies of the group 1 iodides, lithium iodide, sodium iodide and potassium iodide, and explain your answer. तो देखो उसने सजेस्ट करने को बोला है बिकॉज आप आयोडाइड्स का ट्रेंड नहीं पढ़ते, बट लॉजिक तो वही लगाएंगे ना अब यार. तो आपका जो है वो लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? एज यू गोइंग डाउन द ग्रुप द मैग्नीट्यूड ऑफ द लैटिस एनर्जी विल डिक्रीज. आपके पास लेस एक्सोथर्मिक हो जाएगी. व्हाई? Because the charge density of the cation decreases. जो कि कैटायनिक रेडियस बढ़ रहा है ना, तो आपकी जो चार्ज डेंसिटी है कैटायन की वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉर 2 मार्क्स पहला मार्क आपको मिलेगा दैट द लैटिस एनर्जी बिकम्स लेस एक्सोथर्मिक. द लैटिस एनर्जी बिकम्स लेस exothermic because the charge density of the cation decreases. Because the charge density of the cation decreases. Next part. The concentration of copper to ions in a solution can be determined by the reaction of copper to ions with iodide ions. ठीक है. तो एग्जाम में बता रहा है कि भाई कि आप जो है वो कॉपर टू आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ना किसी एक्वस सॉल्यूशन में, उसको डिटरमिन कर सकते हैं थ्रू अ मेथड जिसका उसने रिएक्शन बना आपको दिया हुआ है कि कॉपर आयन को आप आयोडाइड आयन से रिएक्ट करें, आपके पास कॉपर आयोडाइड बन जाएगा और साथ क्या बन जाएगा? आयोडीन बन जाएगा. द आयोडीन प्रोड्यूस इन रिएक्शन 1
is titrated against a solution containing thiosulfate ions using a suitable indicator. तो ये जो आयोडीन आपके पास बना हुआ है ना लाइक, और जब भी आयोडीन का है ना और सुटेबल इंडिकेटर लिखा हो तो हमारे ध्यान में क्या आना चाहिए? इंडिकेटर विल बी व्हाट? स्टार्च. मोस्ट लाइकली द इंडिकेटर यूज विल बी व्हाट? स्टार्च, बिकॉज स्टार्च जो है वो आयोडीन के प्रेजेंस में ब्लू ब्लैक कलरेशन शो करता है ना. आयोडीन जब कम होता जाता है तो वो ब्राउनिश कलर की तरफ जाता है सोल्यूशन. सो द आयोडीन प्रोड्यूस्ड इन रिएक्शन 1 इज titrated against a solution containing thiosulfate ions using a suitable indicator. तो आपको reaction 2 दिया हुआ है of this iodine that is produced reacting with thiosulfate to give you S4O6 2- and iodide ions. Part 1. A 25 cm watch the flash. A 25 cm portion of an aqueous solution of copper reacts with an excess of iodide ions. ठीक है, तो इसका आपने 25 cm सोल्यूशन लिया और excess iodide ion के साथ रिएक्ट कर दिया. The end point of the titration occurs when 22.3 centimeter cube of 0.15 mole per dm cube thiosulfate is added. यानी जब उससे रिएक्शन से आयोडीन बनेगा ना, उसका एंड पॉइंट किस तरह आएगा? जब आप इतना वॉल्यूम ऑफ इतना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थायोसल्फेट यूज करेंगे. कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वस कॉपर टू आयन इन द ओरिजिनल सोल्यूशन. अभी आपको किस तरह करना होगा? बहुत सिंपल है. आप क्या करेंगे, जो थायोसल्फेट के आपको दो वैल्यूज दिए हुए ना, उनको यूज करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थायोसल्फेट निकालेंगे. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थायोसल्फेट क्या हो जाएंगे? S2O3 विल बी इक्वल टू व्हाट? विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स द वॉल्यूम. और ये आपके पास वैल्यू आ रही है 0.15 into 0.02230. What's the value? 3.35 into 10 to the power minus 3. 3.35 into 10 to the power minus 3. अब देखो ये है number of moles of thiosulfate. Can you tell me what is the mole ratio of thiosulfate and copper ion? 1:1. तो आगे बाद number of moles of copper भी यही होंगे. So number of moles of copper क्या हो जाएंगे? Number of moles of aqueous copper to ion will also be equal to what? Will also be equal to 3.35 into 10 raised to power minus 3. आपको क्या निकालने हैं? Concentration. Correct? Do often understand why they will be equal? बिकॉज देखो यहाँ पे देखो ना, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को देखो, ये 1 मोल था, वही 1 मोल यहाँ पर है ना लाइक. तो आपके पास थायोसल्फेट और कॉपर का जो रेशियो होगा वो 2:2 है, विच विल बिकम व्हाट? 1:1. लाइक द मोलर रेशियो विल बिकम व्हाट? 1:1 इनसाइड. तो आपके पास अब आपने निकालने कॉन्सेंट्रेशन. तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपको क्या करना होगा? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. तो 3.35 डिवाइड इंटू 10 raised to power minus 3. एंड याद रखो, व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ कॉपर टू सोल्यूशन की वॉल्यूम कितनी थी? 25 cm3. तो तुम्हें वो वॉल्यूम लेनी है लाइक, उसको वॉल्यूम को डिनोमिनेटर में डालोगे इन डेसीमीटर क्यूब. तो दैट विल बी व्हाट? 0.025 एंड यू गेट योर आंसर. व्हाट इज द वैल्यू? 0.134 mole per decimeter cube will become 0.134 mole per decimeter cube. ठीक है. पार्ट 2, आइडेंटिफाई a suitable indicator for the titration. तो यहाँ पे अच्छा, इंडिकेटर जब भी आयोडीन को कोई एक्सपेरिमेंट है ना यार, आयोडीन इंडिकेटर टू यूज इज व्हाट? दैट इज वो स्टार्च. बिकॉज वो स्टार्च जो आयोडीन के प्रेजेंस में ब्लू ब्लैक कलर देगा और फिर आयोडीन जब खत्म होता जाएगा वो ब्लू ब्लैक कलर डिसअपीयर हो जाएगा और आपके पास जो येलो ब्राउन कलर है ना वो अपेयर होना शुरू हो जाएगा. तो आयोडीन इंडिकेटर टू यूज ओवर हियर विल बी व्हाट? विल बी स्टार्च सॉल्यूशन. पार्ट 3, copper 1 and copper 2 both contain electrons in all 5 3D orbitals. Sketch the shape of a 3D XY orbital on the axes provided. तो मैं कहा था ना, अभी हमने लर्निंग आउटकम्स पढ़ा था, सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल में से किसी एक को स्केच करने को बोलेंगे. एक XY और दूसरा कौन सा है? Z² है. इनमें से कोई एक शेप आएगा लाइक. अब XY आप प्लॉट कैसे करेंगे? दैट्स द वन जो कि बिटवीन द X एंड Y एक्सिस होगा. तो आपके पास एक जो आप बनाएंगे डम्बेल वो इस तरह होगा XY का लाइक, और जो दूसरा डम्बेल आप बनाएंगे दैट विल बी व्हाट? समथिंग लाइक दिस. ये आपको हो जाएगा एक्स और वाई के बीच में. प्लीज रिमेंबर, ये ऐसी बात है 3D के अंदर होता है. आपका यहाँ पर्पस क्या है शो करने का? ये देखो यार, ये जो एक्स और वाई है ना, इसके बीच में एक वाला डम्बल, और ये जो आपको नजर आ रहा है एक्स और वाई है, इसके बीच में ये नजर आ रहा है एक्स और वाई, इसके बीच में आपके पास है. तो बिकॉज स्टार्च आयोडीन को ब्लू ब्लैक कलर कर देगा ना, और वो आयोडीन विद टाइम खत्म होता जाएगा, आयोडाइन बनेगा लाइक, तो कलर चेंज आ जाएगा आपके पास. Z² इज लाइक दिस. एक मिनट. Next part, the reaction of iodide ions with persulfate ions S2O8 2- can be catalyzed by Fe3 plus ions. 2 iodide ion, पूरा ओवरऑल इक्वेशन दिया हुआ है. राइट इक्वेशन टू शो हाउ आयरन 3 प्लस कैटलाइजेस रिएक्शन. तो आपने ये दोनों इक्वेशंस पढ़ी हैं. लेट्स पुट डाउन दोस इक्वेशंस. उसने आयरन 3 को एज ए कैटलिस्ट यूज किए, तो आप आयरन 3 को स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे और आयरन 3 को ही रिजोनेट कर देंगे लाइक. सो आई विल टेक Fe3 प्लस
और Fe3 प्लस Fe2 बनेगा ना, तो ये रिड्यूस हो रहा है, तो मुझे कोई ऐसी चीज़ डालनी होगी जो खुद ऑक्सीडाइज हो रही हो, तो दैट विल बी इन दिस केस व्हाट, आयोडाइड आयंस। तो मैं आयोडाइड आयंस यहाँ पे लूँगा एंड आई विल बी प्रोड्यूसिंग व्हाट, Fe2 प्लस व्हाट प्लस आयोडीन हुए है। ठीक है, ये आपके पास एक क्वेश्चन हो जाएगी, पहला आपका क्वेश्चन। अब आपने Fe3 प्लस को रीजनरेट भी करना है ना सेकेंड वाले पार्ट में, तो आप Fe2 प्लस को दोबारा लेंगे और इसको रिएक्ट करेंगे विथ व्हाट, विथ S2O8 2 माइनस। ठीक है, और जब आप रिएक्ट करेंगे तो यू विल फॉर्म 2SO4 2 माइनस, प्लस आपके पास Fe3 प्लस जो होगा वो क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा लाइक। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो ओवरऑल, ये हमने सही लिखी है ना क्वेश्चन, चार्जेस और वो सब देख लो यार, कि ऑल ऑफ दैट इज बैलेंस। तो 4 माइनस ये 3 प्लस है तो -1, यहाँ पे हमारे पास बैलेंस किया हमने सही, Fe3 प्लस हमने फिर Fe2 प्लस किया। इज द ऊपर वाली इक्वेशन बैलेंस्ड? अच्छा पेपर में पहले बैलेंस करनी है ना, जो मैं बैलेंस कर देता हूँ। सो इफ आई टेक दिस एज 2 2 3 6 प्लस एंड ओवरऑल 4 प्लस आ गया, ये बैलेंस होगी। ठीक है, और ये आपके पास 2Fe2 प्लस आ जाएगा एंड दिस विल बी 2Fe3 प्लस। नाउ चेक इफ इट्स इलेक्ट्रॉनिकली केमिकली बैलेंस्ड। 4 प्लस एंड 2 माइनस 2 प्लस हो गया, बिल्कुल सही बैलेंस हो गया। ठीक है, ये आपकी बैलेंस इक्वेशन हो गई। ऊपर वाली इक्वेशन हमने इलेक्ट्रॉनिकली बैलेंस नहीं की थी ना, तो पहले वो कर लो और फिर उसी 2Fe2 प्लस को नीचे ले आओ एंड देन राइट ऑन द सेकंड इक्वेशन। डू ऑफ यू गेट इट? पहले बैलेंस नहीं बनाओगे तो सही सी बात है चार्जेस बैलेंस नहीं होंगे तुम्हारे, तो मेक श्योर पहली वाले पहले इलेक्ट्रॉनिकली बैलेंस कर लो एंड देन कम टू द नेक्स्ट वन एज वेल। पार्टी, an orange precipitate of mercury iodide forms when mercury ions are added to potassium iodide. The solubility of mercury iodide at 25 degrees Celsius is 1 into 10 to the power minus 7 grams per decimeter cube. Calculate the solubility product of solubility product of silver iodide and उसने MR दे दिया आपको। MR इसलिए ताकि आप ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट कर लें, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कर लें। तो ये देखिए इसको किस तरह करना है, ऑफ यू ऑन द बोर्ड। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं सिल्वर और मर्क्यूरी आयोडाइड की डिसोसिएशन की। सो AgI2 विल गिव यू व्हाट, Ag2 प्लस 2 मोल्स ऑफ आयोडाइड आयन। ये पहले भी इस तरह का क्वेश्चन मैंने किया था, डिट्टो उसी टाइप का क्वेश्चन है। इमेजिन करो अगर इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी x है तो मर्क्यूरी आयन की भी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, x, बट आयोडाइड आयन की क्या हो जाएगी, 2x। अब ये देखो उसने एग्जामिनर ने तुम्हें यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करने को बोला है और AgI2 की क्या दे दी है, सॉल्युबिलिटी दे दी है लाइक, करेक्ट। तो AgI2 की जो सॉल्युबिलिटी है वो आपको दी हुई है विच इज 1 into 10 to the power -7। बट रिमेंबर इसको नहीं यूज करना आपने, एक मिनट रुक जाओ, आपने इसको यूज नहीं करना है। वाई? बिकॉज ये ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में, आपको पहले इसको किस में कन्वर्ट करना है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। तो कोई एक बच्चा बस ये कैलकुलेट करेगा 1 into 10 to the power -7 डिवाइडेड बाय 454.4, व्हाट्स द वैल्यू, 1 into 10 to the power -7 डिवाइड बाय कितना आ रहा है, 2.2 into 10 to the power -10। ओके, सो 2.2 into 10 raised to power -10, ये आप वैल्यू यूज करें। डू ऑफ अंडरस्टैंड व्हाई आई हैव कन्वर्टेड दिस इनटू मोल पर डीएम? बिकॉज़ सॉल्युबल प्रोडक्ट जो होता है वो याद रखो लाइक आप जिसमें कॉन्सेंट्रेशन डालते हैं वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में डाल रहे होते हैं लाइक। ठीक है, तो 2.2 into 10 to the power -10 आपके पास आ गया। जो मर्क्यूरी आयन है उसकी भी सॉल्युबिलिटी सेम ही होगी, 2.2 into 10 raised to the power -10। व्हाट अबाउट आयोडाइड आयन, उसकी कितनी हो जाएगी, सो 2 टाइम्स आप कर देंगे तो दिस विल बिकम 4.4 into 10 raised to the power -10। अब आप प्लग करेंगे वैल्यूज। Ksp is equal to the concentration of silver 2 ion times the concentration of iodide ion square। concentration का यहाँ मतलब है solubility by the way। ठीक है, तो अब मैं वैल्यूज प्लग कर रहा हूँ, 2.2 into 10 raised to power -10 times 4.4 into 10 raised to power -10 whole square। Now calculate the value of Ksp। This will be the value of Ksp। तो एक बच्चा कैलकुलेट करे क्या आ रहा है, ये जो तुमने वैल्यू डाली ना इसको स्क्वायर करेंगे हम। ठीक है ना, ये जो वैल्यू 4.4 है इसको स्क्वायर भी करना होगा आपको। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ Ksp नाउ, 4.3 एग्जैक्ट 4.3 आ रहा है, 4.25। सो 4.3 into -29 and what will be the units over here, mole cube dm minus। Do you understand the units that I have written over here? There will be 3 concentration terms। आपके पास 3 concentration terms होंगी, तो यूनिट जाहिर सी बात है मोल क्यूब क्या बन जाएगा, dm-9 बन जाएगा। 3 concentration terms आपने डाली है लाइक, तो ऐसी बात है आप मोल क्यूब dm-9 पे पूरा यूनिट लेंगे। अब तुम देखो पहला जो क्वेश्चन है ना,
ये टोटल 1/5 ऑफ द होल पेपर था, लाइक 19 मार्क्स का था पूरा क्वेश्चन ये। सो इट वाज, जब कभी कभी इस तरह होता है लंबे लंबे सवाल आते हैं, इसमें और आगे भी लंबे लंबे सवाल हैं, अभी मैं आगे जाता हूँ तो मैं आइडिया हो जाएगा। लाइक दिस वैल्यू टर्न्स आउट टू बी 4.30 into 10 raised to the power minus 2. Next question. Silicon is the second most abundant element by mass in the Earth's crust. Part A. In industry, silicon is extracted from silicon dioxide by reaction with carbon at over 2000 degrees Celsius. और आपको रिएक्शन 1 दिया हुआ है, SiO2 reacting with carbon to give you silicon and what and carbon monoxide. Part 1. Explain why the entropy change of this reaction 1 is positive. बिकॉज आपके पास प्रोडक्ट जो है ना उस पर ज़्यादा नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं। आप बता दें रिएक्टेंट पे आपके पास 3 मोल्स ऑफ सॉलिड है और प्रोडक्ट में आपके पास 1 मोल ऑफ लिक्विड एंड 2 मोल्स ऑफ गैसेस है, तो ज़्यादा गैसेस बन गए ना तो आपके पास ओवरऑल जो है वो क्या नाम है एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आ जाएगा। सो आप लिखेंगे द प्रोडक्ट साइड हैज़ 2 moles of gases, 2 moles of gases, and the reactant side has 0 moles of gases। या आप पूरा लिख दें कि प्रोडक्ट साइड पे इतना 1 लिक्विड मोल का था, 2 गैस का था और रिएक्टेंट पे 3 मोल सॉलिड था, आप पूरा लिख दें, वो भी सही है। लाइक द एग्जामिनर नीड्स सम रेफरेंस ना, तो मैंने गैस के रेफरेंस से ही दोनों साइड का बारे में लिख दिया। पार्ट 2, रिएक्शन 1 इज हाईली एक्सोथर्मिक। तो एग्जाम बता रहे हैं जो एंडोथर्मिक कि रिएक्शन 1 जो है वो बेसिकली क्या है, उसको फॉरवर्ड साइड का बता रहा होगा ना आपको, तो रिएक्शन 1 जो है वो बेसिकली क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सजेस्ट द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द फिजिबिलिटी ऑफ दिस रिएक्शन एंड एक्सप्लेन योर आंसर। तो ये देखो यार, इसमें ना आप देखो जब भी फिजिबिलिटी का सवाल आएगा ना, लाइक आपको लिंक करना है विद व्हाट, विद डेल्टा जी। समझ में आ गई? क्या लिखोगे 2 मार्क के लिए? 500 रुपीज। Would decrease by? Why will decrease? Like minus T delta S becomes more negative, and so delta G becomes closer to like negative. Delta G becomes what? Like less than 0, like negative. ये तो बिल्कुल सही हो। No, he is absolutely, तुम बिल्कुल सही लाइन में बोलो। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। So what he is trying to say is कि जो T delta S है ना, क्योंकि डेल्टा S पॉजिटिव है ना, तो T डेल्टा S विल बिकम व्हाट, विल बिकम ग्रेटर। सही ना, इंक्रीज होगी वैल्यू। जब वो वैल्यू इंक्रीज होगी तो डेल्टा G विल बिकम मोर नेगेटिव, और जितना ज़्यादा नेगेटिव डेल्टा G होता है याद रखो उतना रिएक्शन ज़्यादा क्या हो जाता है, फीजेबल हो जाता है। तो आप लिखेंगे रिएक्शन विल बी व्हाट, आप लिखेंगे रिएक्शन बिकम्स मोर फीजेबल because delta G becomes more negative due to a greater value of T delta S। ठीक है, या आप ये लिखते हैं लाइक मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ T डेल्टा S, वो भी सही हो जाएगा। डेल्टा वैल्यू का यहाँ मतलब होता है हम नेगेटिव साइन जो इक्वेशन में ना उसको हटा के T डेल्टा S बता रहे हैं। T बढ़ा दिए ना आपने यार, ऐसी बात है लाइक, तो जब T बढ़ाएंगे डेल्टा S पॉजिटिव है तो T डेल्टा S बढ़ जाएगा आपका लाइक, और जब T डेल्टा S बढ़ेगा तो ओवरऑल जब आप इक्वेशन में प्लग करेंगे ये, तो डेल्टा G की वैल्यू जो होगी मोर नेगेटिव आ जाएगी, एंड आई विल मेक द रिएक्शन मोर फीजिबल। ठीक है। पार्ट बी, सिलिकॉन इज प्यूरिफाइड by first heating it in a stream of HCl to form SiHCl3. The SiHCl3 formed is then distilled to remove other impurities। तो आपके पास रिएक्शन 2 दिया हुआ है, SiHCl3 क्या नाम है, सिलिकॉन को पहले जो है वो प्योरीफाई करने के लिए जो HCl की स्ट्रीम से पास करते हैं ना, उसका आपको इक्वेशन दिया हुआ है। टेबल 2.1 शोज सम स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंजेस। तो आपको यहाँ पे जो है वो सारे एलिमेंट्स के और जो कंपाउंड्स हैं उनके एंट्रोपी चेंजेस दिए हुए। यूज द डेटा इन टेबल 2.1 टू कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज फॉर रिएक्शन 2। तो इसमें आप बिल्कुल उतना करते हैं, एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस द एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट्स। सो लेट्स फाइंड आउट द एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज ओवर हियर विल बी इक्वल टू व्हाट, एंट्रोपी ऑफ the products minus the entropy of the reactants. Let's plug in the values. Make sure that you take care of the stoichiometric coefficient, किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट्स जो है वो आपके पास एक मोल ही है, SiHCl3 and H2।
तो 314 आपके पास है वैल्यू, प्लस आपके पास क्या वैल्यू है H की 131 एंड माइनस रिएक्टेड का, तो सिलिकॉन का 1 मोल है 19 प्लस 3 टाइम्स HCl का है विच इज 187. What will be the value here? किसने निकाले? What's the answer? minus 135 joules per Kelvin per mole. So minus 130. याद रखना ये वैल्यूज जूल्स में होती है, ठीक है ना? All of these values are in what? Not in kilojoules. These values are in joules per Kelvin per mole. ये अपने ज़हन में रखना, ठीक है? Next part. Reaction 3 is the reverse of reaction 2 and is used to obtain pure silicon. तो एग्जाम ने आपको ना एक और रिएक्शन दिया है, ठीक है, विच इज द रिवर्स ऑफ वर्ड ऑफ रिएक्शन 2, और इसका आपको डेल्टा एच दे दिया है प्लस 219.3 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है. यूज दिस इंफॉर्मेशन एंड यू आंसर टू पार्ट B1 टू कैलकुलेट द टेम्परेचर इन केल्विन्स एट विच द रिएक्शन 3 बिकम्स फीजिबल. शो योर वर्किंग एंड इफ यू वर टू ब्ला ब्ला, ये तो अगर आपने गलत आंसर निकाला तो आप यूज करेंगे. ये तो देखिए यार, एक मिनट यहाँ देखो ऑफ यू, इसको करना किस तरह है. तो मैं याद है जब हमने किया था मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू बिकम फीजिबल, तो उसके लिए आप करते क्या हैं, आप पहले एक क्वेश्चन अपने पास रिकॉल करें, डेल्टा G इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा H माइनस T टाइम्स डेल्टा S, ठीक है. तो आप जब बेसिकली वैल्यूज प्लग करेंगे ना, सिर्फ डेल्टा G को आपको यहाँ क्या लेना होगा, 0 लेना होगा. यू प्लग इन द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T. बस एक चीज का ख्याल रखना होगा कि जब आप डेल्टा H की वैल्यू डाल रहे होंगे ना, वो किलो जूल्स के अंदर है, उसको पहले जूल्स में कन्वर्ट कर देंगे आप. एक ये चीज़ का ख्याल आपको रखना पड़ेगा. दूसरी चीज़ का आपको ख्याल क्या रखना पड़ेगा, जो आपके पास ये वाली वैल्यू दी हुई है ना, इक्वेशन जो दी हुई है, ये रिवर्स ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन 2 में आपने निकाला था, तो उसका जो आप निकालेंगे ना, डेल्टा एच जो निकालेंगे, उसका साइन क्या कर देंगे आप, रिवर्स कर देंगे. बस इन दो चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा. प्लग इन द वैल्यूज एंड यू फाइंड आउट द आंसर. लेट्स डू दैट. सो आप करेंगे यहाँ पे डेल्टा G विल बी इक्वल टू 0, तो डेल्टा H विल बी इक्वल टू T टाइम्स डेल्टा S. अब मैं प्लग इन कर रहा हूँ वैल्यूज, तो आपके पास पहली वीडियो लिए बिकॉज फीजिबिलिटी के लिए डेल्टा G आपको लेस देन 0 चाहिए होता है ना, तो मिनिमम वैल्यू विल बी क्लोजेस्ट टू द 0, तो हम 0 अज्यूम कर लेते हैं फीजिबिलिटी के लिए. तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 219,300, दैट विल बी द वैल्यू फॉर डेल्टा H. T आपने निकालने, और डेल्टा S हमने क्या लिया था, माइनस कितना आया था यार, 135 ना, तो उसको हम 135 ले लेते हैं. सो जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T. व्हाट डू यू गेट, हमें माइनस में क्यों आएगी, पॉजिटिव में आएगी, पॉजिटिव में आएगी ना. जो पीछे एंट्रोपी चेंज है उसको उल्टा लोगे ना, बिकॉज रिएक्शन रिवर्स में लिया हुआ है ना ये. सो पीछे नेगेटिव वैल्यू उसको पॉजिटिव में लेंगे ना. व्हाट्स द वैल्यू, 1624, बस ये ले लेते हैं ना, केल्विन में आपकी वैल्यू आएगी. सो द वैल्यू विल बी इक्वल टू 1624 केल्विन. डू ऑफ अंडरस्टैंड हाउ वी कैलकुलेट द टेम्परेचर एट व्हिच द रिएक्शन. सिर्फ आपने हमने पहले इस तरह के 3-4 सवाल किए हैं, लाइक तुम्हें आइडिया होगा. इक्वेशन के अंदर सिर्फ आपने वैल्यूज प्लग करनी है, और जो टेम्परेचर है एब्सोल्यूट टेम्परेचर आएगा, केल्विन्स में आपके पास टेम्परेचर आएगा, वो टेम्परेचर आप यहाँ कोट कर देंगे. सिर्फ यहाँ ख्याल क्या करना था कि जो डेल्टा H का वैल्यू आप डालें ना, दैट हैज टू बी इन व्हाट, इन जूल्स रादर देन किलो जूल्स. जो आपके पास डेल्टा S है वो भी रिवर्स में आप लेंगे. तो याद रखो 135 जो आपने पीछे माइनस 135 वैल्यू निकाली थी ना, उसको 135 करके यहाँ आप लिखेंगे, लाइक डायरेक्टली माइनस 135 निकालेंगे, लाइक, ठीक है. पार्ट C, ऑफ यू ऑन द बोर्ड यार प्लीज. पार्ट C. Silicon can also be produced by electrolysis of SiO2 dissolved in molten calcium chloride. The relevant half equation for the cathode is shown. तो आपको इक्वेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे गौर से देखो इक्वेशन में क्या नजर आ रहा है आपको. सिलिकॉन जो है ना वो +4 से 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं, इट्स फॉर्मिंग व्हाट, सिलिकॉन एलिमेंट हुए हैं, ठीक है ना. तो आपको बताना चाहिए 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोल ऑफ सिलिकॉन चाहिए. कैलकुलेट द टाइम in seconds required to produce 1 grams of silicon by this electrolysis using a current of 6 amperes. Assume no other substances are produced at the cathode. अब आपको यहाँ करना क्या है, examiner hasn't asked you to calculate the mass of substance deposited या blah blah. उसने खुद बता दिया 1 gram of silicon डिपॉजिट हुआ है, आपको निकालना है टाइम कितना लगा इसके लिए. तो बहुत सिंपल, अब आपको रिवर्स करना है जो आप यूजली क्वेश्चन में करते हैं. तो ऑल दैट वी नीड टू डू ओवर हियर इज, let's find out the number of moles of silicon deposited. So number of moles of silicon will be equal to what, mass upon mr. तो वो आपके पास हो जाएगा 1 ग्राम डिवाइड बाय, देखो यहाँ पीछे mr वो ar सॉरी mass upon ar कितना है, 28.1. what's the value,
0.03559. We know that silicons और electrons का जो मोलर रेशियो वो क्या है 1:4 बिकॉज आपको एक क्वेश्चन से वो नजर आ रहा है 1:4 तो 1:4 हमने मोलर रेशियो लगाया. कैन यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाउ? So number of moles of electrons equal 0.14235. ये आ गया आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ देखो आपने क्या करना है, देखिए और फ्यू एक भी लिखना छोड़ोगे जरा, एक भी लिखना छोड़ो. अब आपको निकालने क्या नाम है टाइम रिक्वायर्ड. आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए ना. आपको पता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करते हैं 96,500. तो आप इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का आराम से चार्ज निकाल सकते हैं. अब आप लगाएंगे इक्वेशन Q इक्वल्स टू व्हाट? Q इक्वल्स टू IT. यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ जगह कम है. तो Q इक्वल्स टू IT. अब Q कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टाइम्स द फैराडे कांस्टेंट. डू ऑफ अंडरस्टैंड है? बस ये यहाँ पे आपको कैच था कि Q निकालने के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको फैराडे कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे. I आपको दिया हुआ है 6 एम्पीयर. जो T आपके पास आएगा वो ऑटोमेटिकली सेकंड्स में आ जाएगा. सो लेट्स प्लग इन द वैल्यूज ओवर हियर. तो 0.01235 multiplied by Faraday constant equals 6 times T. Can anybody calculate the value of T now? कितनी आ रही है? सेकंड्स में निकालनी है. 2290. 2290 seconds. तो मसला नहीं है. So this value turns out to be what? 2290 seconds. Do all of you get this value? Do all of you make sense of how we're supposed to work around like ये जो last वाला part है? कोई मुश्किल नहीं है. It's just like पहले आप जो है वो usually mass या volume निकालते थे. यहाँ वो आपसे टाइम की कैलकुलेशन करा रहे हैं. बस ये आपको क्या रखना है. ठीक है. So we'll stop here and we'll continue from here in the coming class.